गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शंस में हम लोग जो है लगभग जितना भी 60 से 70 जो नेम रिएक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी नेम रिएक्शंस का आपको पता भी है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, नेम रिएक्शंस वाला पार्ट। देखो, नेम रिएक्शंस में क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। नेम रिएक्शंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखना है। और याद आप लोग रखो, उससे पहले आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कौन कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, या हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ी हैं। तो इसका सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ लोग जो है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नेम याद रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक काम आप कैसे भी पढ़ो, लेकिन जो भी आप लोग पूरी केमिस्ट्री में 100 से 150 या 200 आपके अकॉर्डिंग है, वो कितनी नेम रिएक्शंस आप पढ़ पाते हो। क्योंकि नेम रिएक्शंस का ऐसा तो कुछ है नहीं भाई फिक्स है नेम रिएक्शंस हजारों हैं। बस डिपेंड करता है कि हम लोग कितना तैयार कर पाते हैं। तो अब जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ते हो उसको आप एक सिंगल पेज पे लिख करके उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखा करो। और पॉकेट में इसलिए रखा करो कि केवल आपको एक जनरल आइडिया ये पता हो कि हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी है। मेरी गारंटी है, अगर आपको इतना सा पता भी रहेगा तो आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर आपको ये पता है कि आपने कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी है, और आप ऐसे चाहे कितनी नेम रिएक्शन पढ़ लो, लेकिन अगर आपको जनरल आइडिया नहीं है कि हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी है, तो फिर दिक्कत है थोड़ी सी। फिर एग्जाम में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को ऑन द स्पॉट फिर उस टॉपिक तक या उस कंसेप्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैंने कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी है, तो आपके लिए उस कंसेप्ट तक पहुंचना बहुत इजी गोइंग हो जाता है, अप्रोच अच्छी हो जाती है आपकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग हमारा जो नेम रिएक्शंस वाला पार्ट है, तो नेम रिएक्शंस में हम लोग देखो, हो सकता है आप लोगों ने दूसरे तरीके से याद कर रखा हो, आप लोगों ने अल्फाबेटिकली ऑर्डर याद कर रखा हो, या कैसे भी अपने अपने क्राइटेरिया हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देखेंगे वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सी नेम रिएक्शंस होती हैं। ये भी एक बढ़िया तरीका है याद रखने का, क्योंकि एक जगह आपको मिल जाता है उस पूरे चैप्टर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको एक जगह मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, देखो, पहले तो हम लोग नॉर्मल जो 11th 12th की नेम रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है हमारे, और हाइड्रोकार्बन में क्या आता है आपका, हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा आपका, एल्केन, एल्कीन, ठीक है, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की जो भी नॉन रिएक्शन है वो हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर हम लोग हेलो एल्केन या एराइल एल्केन, हेलो और एराइल एल्केन्स की नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है अल्कोहल, ठीक है, फिनोल और ईथर की नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो है एल्डिहाइड, कीटोन और सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम लोग एमीन की नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। देखो, एमीन की नेम रिएक्शन या एल्डिहाइड या कीटोन की नेम रिएक्शंस होने का मतलब है वो उसके सिंथेसिस की भी हो सकती हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब वो रिलेटेड है उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से। तो जितनी भी 60-70 रिएक्शंस हम लोग कवर कर पाएंगे उतनी हम लोग कर लेंगे। देखो, तो हम लोग इन सारी नेम रिएक्शंस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक पार्ट है वो आप लोगों को आता है, जो थोड़ा सा हाई लेवल का पार्ट है वो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। लगभग 20 से 25 जो नेम रिएक्शंस हैं उनके नोट्स मैंने, मेरे को लगा जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरपीएससी से या जो सेट का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, वो सारी रिएक्शंस एक बार मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाई वन करके ये सारी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन की नेम रिएक्शंस। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे, देखो,
हुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, हुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। देखो ये चार रिएक्शन, और ये चारों जो रिएक्शन होती हैं वो कपलिंग रिएक्शन होती हैं, ध्यान रखें। उसके बाद दो रिएक्शन फ्रैकलैंड और कोरियाउस रिएक्शन, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन होती हैं। इसके बाद साबात्य सेंडर से रिएक्शन, ये रिडक्शन होता है। इसके बाद सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, एक बर्च रिडक्शन, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, ये बर्च रिडक्शन। उसके बाद कुचेरोव रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन। ये 14 मेन रिएक्शंस हैं या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी हाइड्रोकार्बन्स की। और ये 14 की 14 रिएक्शंस आपको पता है, ऐसा नहीं है आपके लिए एक भी रिएक्शन इनमें से न्यू नहीं है। बस हमें क्या करना है, जितनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं उनको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो एक बार जितनी भी नेम रिएक्शंस हम लोग कर पाएंगे उतनी हम लोग कर लेंगे। तो देखो अब हम लोग एक एक नेम रिएक्शन करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हुड्स रिएक्शन। तो मैंने आप नोट्स नहीं लिखे हैं बस इसीलिए धीरे धीरे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा मैं, एक एक चीज जो है बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो हुड्स रिएक्शन, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। हुड्स रिएक्शन क्या है? हुड्स रिएक्शन जो है वो एल्केन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसकी रिएक्शन है एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं, ध्यान रख लेना। तो यहाँ से सोडियम से करवाते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, समझ लो अच्छी तरह से, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो एक तो आपके हायर एल्केन बनते हैं, हायर एल्केन के अलावा 2 मोल आपके NaX जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है भाई। अब देखो ये एक सिंपल हुड्स रिएक्शन है। हुड्स रिएक्शन क्या है? जब 2 मोल एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हायर एल्केन्स बनते हैं। यहाँ पे देखो मैं बहुत ज्यादा मैकेनिज्म का डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये रिएक्शंस मैंने नेम रिएक्शन में, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी डिस्कस कर रखी है, वहां मैंने मैकेनिज्म बता रखी है, एक बार आप लोग देख सकते हो वहां से। एक्चुअल में इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कुछ जो है कुछ बुक्स में इस रिएक्शन को एनायन, कार्ब एनायन के थ्रू बताते हैं, ठीक है। और कुछ जो बुक्स हैं उसमें ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल के थ्रू है। तो ध्यान रखना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अभी तक आरपीएससी ने जो माना है, कई बार जो क्वेश्चन आया है उसमें इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही माना है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा आपका? फ्री रेडिकल। ठीक है। होता क्या है देखो यहाँ से 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक आर ये एक आर ये, और इनका डाइमराइजेशन होकर के हायर एल्केन बन जाए। बस इतना सा ही ध्यान रख लेना। मैकेनिज्म आपको देखनी हो तो आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने करवा रखी है वहां पे आप लोग चले जाए। अब देखो इस रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो है वो एक कपलिंग रिएक्शन है। पहली इंपॉर्टेंट चीज इस रिएक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन है। दूसरा जो है हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड, ये भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, हायर एल्केन्स के बाद में बात करें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स आर फॉर्म्ड। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब पता होना चाहिए भाई। ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स आर फॉर्म्ड। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, जैसे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं कि अगर इस तरह की कोई एल्केन है, देखो 2, 2, 4 और 2, 6, इस तरह की एल्केन को सिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई एल्केन है जिसमें 5 कार्बन है, इसको अनसिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। तो इस
जो हुड्स रिएक्शन है उसके थ्रू हम लोग केवल और केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते। तो फिर एक क्वेश्चन आएगा, तो सर फिर अनसिमेट्रिकल को किससे बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल को किससे बनाएंगे वो मैं फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज, इस जो रिएक्शन है हमारी, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम लोग मैथेन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मैथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें बताई दी आपको। जो इंटरमीडिएट है वो आपको क्या करके आना है, फ्री रेडिकल करके आना। एक एक चीज आप लोग ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को हुड्स रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी है कि ये कपलिंग रिएक्शन है। हायर एल्केन्स विल बी फॉर्म्ड, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे। और सिमेट्रिकल का मतलब मैंने बता दिया है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 4, 6, 8, 10। और इस मेथड से हम लोग मैथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इंटरमीडिएट हमारा फ्री रेडिकल है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, और एग्जाम्पल्स में क्या है, देखो मैं फटाफट बता देता हूं। अगर आपके पास, जस्ट 1 मिनट, अगर आपके पास एंजाइल क्लोराइड है, इसके मान लो 2 मोल हैं, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम से करवाते हैं 2 मोल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ध्यान रखना, वही यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ से फ्री रेडिकल बनने के बाद इसका क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। और डाइमराइजेशन होने के बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। चेक कर लेना भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप कितना कवर कर पाते हो। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, अगर आपके पास सपोज 1,2 डाईक्लोरोएथेन है, इसकी रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जस्ट 1 मिनट, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, और इसकी रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम से करवाएं वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब ध्यान रखना, देखो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये वाला बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जस्ट 1 मिनट, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखो एक्चुअल में एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि जब दोनों Cl जाएंगे, तो दोनों Cl जाएंगे तो आपके पास ये वाले पाई रेडिकल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन हो गया sp2, और sp2 तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन ये तो देखो 90 डिग्री का है ना, इसलिए हाईली एंगल स्ट्रेन होती है। इस एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बल्कि इसका क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन होकर के ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। डाइमराइजेशन कैसे होगा समझ गए ना आप लोग, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सारे एग्जांपल्स हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हुड्स रिएक्शन का ही, वो है हमारा ये वाला, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब देखो वही 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो वही 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ध्यान रखना ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हाईली रिंग स्ट्रेन हो जाएगा। हाईली रिंग स्ट्रेन इसलिए हो जाएगा क्योंकि एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन नहीं होता है, इसलिए एंगल स्ट्रेन होगा। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसमें देखो वो प्रोडक्ट न बन करके इस तरह का डाइमराइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर लेना भाई अच्छी तरह से, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं,
आप ध्यान रख लेना, अगर ये रिंग जो है आपकी अगर 8 मेंबर्ड है और अगर इसी की रिएक्शन सेम कंडीशन में हम लोग करवा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लो, तो अब 8 मेंबर्ड रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है तो ध्यान रखना इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, डाइमराइजेशन नहीं होगा। ये चीजें आप लोग आगे चले, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ये एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रख। यहाँ पे मान लो बी आर है और यहाँ पे मान लो बी आर है, ठीक है, और बी आर है तो वही सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट। अब ध्यान रख लेना, देखो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फिर बाद में मत कहना आप लोग कि सर आपने ये नहीं बताया, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है 1,5 डाइब्रोमो कंपाउंड है आपके पास, ये वाला कंपाउंड है 1 2 3, कार्बन कम बना दिया मैंने, जस्ट 1 मिनट सही करता हूँ, 3 सॉरी 4 5 और ये बी आर। अगर इस तरह का कंपाउंड है वही सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, मींस 5 मेंबर रिंग बनेगी, ध्यान रख लेना इस बात। क्लियर है? इसी तरह देखो और भी एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना भाई। अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे बी आर है, अब ध्यान से देख लेना भाई आप लोग, और यहाँ पे बी आर है और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ध्यान रखना अब आप समझ जाओगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो ध्यान से देखना, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे। इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इसी तरह से देखो एक दो एग्जाम्पल और है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कुछ ये वाला, देखो यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे पी आर है और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखो आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाए। ठीक है, दो रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग इसकी। देखो वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी ये सारी रिएक्शंस, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नेम रिएक्शंस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, देखो जो भी 5-6 दिन में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमारा बचा नहीं है। आप लोगों के लिए जितना करवा दिया उतना भी मोर देन सफिशियंट है, ध्यान रख लेना भाई। अगर आपको लगे किसी टॉपिक में ये भी करवाना है तो आप लोग देखो अभी बता देना। और इसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपका देखो कंप्लीट क्यूब बन जाएगा, ध्यान रख लेना भाई। ये लो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रख लेना जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रख, ये CH, ये CH2, ये Cl और ये Cl, इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो क्या सिचुएशन आएगी, पहले आपके पास बाई रेडिकल बनेगा और बाई रेडिकल ये वाला बनेगा, इसके बाद देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,3 ब्यूटाडाइईन। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए हैं आपको। सर ये 4 में नहीं, वो अनस्टेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट, शायद इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं, ये यही वाला है ना। अब देखो आप इसको प्लेनर मत समझ लेना, आप इसको प्लेनर मत समझ लेना। देखो
आप थोड़ा सा देखोगे तो देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक जो रिंग है वो नीचे की तरफ होती है और एक जो रिंग है वो ऐसे होती है, ध्यान रख लेना इस बात का। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी है और ये लगभग टेट्राहेड्रल की तरफ चली जाएगी। आपको वो प्लेनर लग रहा है इसलिए लग रहा है, एक्चुअल में ये बॉन्ड मान लो प्लेन में है तो ये नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ झुका रहता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं ये वाले जो बॉन्ड है वो ऐसे होते हैं। एक बॉन्ड ऐसे है, मान लो ये वाला बॉन्ड ऐसे है तो एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। आप इसको प्लेन में मत समझना, मैं समझ गया आपकी बात। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा प्लेन में है, प्लेन में नहीं है। ये वाला पार्ट एक तरफ झुका हुआ है और उधर ही ये वाला पार्ट झुका हुआ है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे हमारा कोई वो नहीं होती, जैसे जैसे आप लोग जानते होंगे जो घर में हम लोग टपरी वगैरह बनाते हैं ऐसे तिरछी, इस तरह का होता है ये ऐसे। मतलब एक बॉन्ड ऐसे, ये दोनों ऐसे पार्ट होते हैं, ध्यान रखना इस बात। तो ये आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखना, वो प्लेन में नहीं है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो प्लेन में हो गया सारा, वो प्लेन में नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हुड्स रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछ लो मेरे से। आगे चले, चलो अब हम लोग सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। और सेकंड रिएक्शन में देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने वो सारी लिख के बता दी थी आप लोगों को। जस्ट 1 मिनट, हम लोग बात करेंगे फिटिक रिएक्शन की। देखो ध्यान रखना, जो फिटिक रिएक्शन है और जो हमने रिएक्शन डिस्कस की है उन रिएक्शंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस क्या नहीं है, देखो अभी हमने एल्किल हैलाइड लिया। देखो ध्यान रखना, हुड्स रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड्स के लिए है। इसका सब्स्टिट्यूट किसके लिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन देखो ये मान के चलो ये हुड्स रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें हम लोग जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो एराइल हैलाइड्स यूज करेंगे और वही 2 मोल सोडियम लेंगे, ध्यान रख लेना। और वही क्लोरोबेंजीन मान लो या कोई भी एक्स ले लेना, यहाँ से 2 मोल NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका बाइफेनिल। ये ध्यान रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बाइफेनिल के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी है ये वाली, ध्यान रखना। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे उल्मान रिएक्शन, लेकिन कब, ध्यान रखना, इसी रिएक्शन को उल्मान रिएक्शन बोलेंगे जब हम लोग इस सोडियम की जगह कॉपर यूज कर लेंगे। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं उल्मान रिएक्शन के लिए, अगर उल्मान रिएक्शन की बात करें, जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। मीन्स उल्मान रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, आपका सबस्ट्रेट वही क्लोरोबेंजीन मान लो या एराइल बेंजीन, लेकिन यहाँ पे अब कॉपर आएगा। क्या आएगा आपका, कॉपर आएगा। तो अब की बार CuCl2 निकल जाएगा, वही ड्राई ईथर, और आपका प्रोडक्ट वही सेम बनेगा, ध्यान रख लेना भाई। क्या बनेगा आपका, वही बाइफेनिल। तो देखो हुड्स रिएक्शन हो गई है, फिटिक रिएक्शन हो गई है। अब फिटिक रिएक्शन के कोई एग्जांपल नहीं है, ध्यान रख लेना, कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। उल्मान रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये पर्टिकुलर आपको बाइफेनिल के लिए ही पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब एक रिएक्शन और है। अगर हम लोग जो नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग हुड्स रिएक्शन को और फिटिक रिएक्शन को मिला दें, उसको हम लोग बोलेंगे हुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, हुड्स फिटिक रिएक्शन। और हुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हुड्स में एक तरह से एल्किल हैलाइड आता है, वही यूज हम लोग सोडियम करेंगे, और फिटिक में एराइल हैलाइड आता है। तो हम लोग दोनों सबस्ट्रेट यूज कर लेंगे, और दोनों सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो वही क्या निकल जाएगा, सोडियम। क्या निकल जाएगा, सोडियम। और रिएक्शन वही होगी सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपका इस तरह का एराइल एल्केन बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, यहाँ पे मान लो CH3Cl ले लेता हूं, और यहाँ पे 2Na ले लेता हूं, और यहाँ पे मान लो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। सेम कंडीशंस में रिएक्शन होंगी तो क्या बनेगा, समझ गए होंगे।
टोलुइन बन जाएगा। देखो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ये पूरी नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लोगे 3-4 क्लासों में मेरे साथ, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आपकी ऑर्गेनिक बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रखी है बहुत अच्छी, और आप देखना नेम रिएक्शंस के बाद आपको और भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें जो मैंने अडॉप्ट की थी मेरी एजुकेशन में, मेरे केमिस्ट्री पढ़ने में, वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर। क्लियर है? तो ये 4 रिएक्शंस हो गई हैं जो चारों की चारों कपलिंग रिएक्शन है। और ध्यान रखना ये सारी रिएक्शन जो चारों कपलिंग रिएक्शन है, बेसिकली ये चारों की चारों फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। कौन से रेडिकल के थ्रू होती है? फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। और ये चारों की चारों कपलिंग रिएक्शंस है। ठीक है, एक बार यहां तक चेक करो आप लोग, अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछो। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शंस पे आते हैं, और नेक्स्ट नेम रिएक्शंस में हम लोग नंबर 5 और 6 पर हम लोग साथ ही डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकलैंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और देखो पहले तो कुछ चीजें समझ लो आप लोग। R2ZN ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस या कोरे हाउस रिएक्शन, कुछ भी समझ लेना। और इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। तो ध्यान रखना ये दोनों जो रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। तो समझो आप लोग चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं। आपको भले ही ऐसा लग रहा हो थोड़ा सा इजी गोइंग, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और ध्यान रखना ये दोनों के दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो RLI और RMGX के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। और एक बात मैंने आपको हमेशा बता रखी है और आज फिर बता रहा हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ भी नहीं है। उन जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनसे निकल के आता है R-, और ये दो काम कर सकता है, या तो ये बेस का काम करेगा अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों से मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, इन दोनों से जो R निकल के आएगा वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, मींस बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होगा। ध्यान रख लेना, इसलिए ये बेसिकली हमेशा न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो कौन सी रिएक्शन देगा? बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो इनमें से देखो हम लोग दोनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं R2ZN। कुछ भी नहीं है, देखो सबसे पहले तो हम लोग R2ZN बनाएंगे कैसे, जो हमारा, तो हम लोग यहाँ पे इसकी जिंक से रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल की। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका बनता है R2ZN और एक जाता है ZnX2। यहाँ पे भी 2 कर देता, अच्छी तरह से समझ लो भाई आप लोग। वही ड्राई ईथर रहेगा। ये हमारा फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन गया, और ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो है अब किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। और आपको सबको पता है यहां से निकल के आएगा R-, और R- निकल के आएगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और X बार, ये आपको सबको पता है कि एल्किल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो आपकी ये वाली एल्केन बन जाएगी, हायर एल्केन्स। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको फ्रैंकलैंड रिएजेंट के बारे में ध्यान रखनी है या फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी है, वो मैं बता देता हूं। ये जो रिएक्शन है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम लोग दोनों तरह की एल्केन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। ध्यान रख लो भाई, देखो मैं सब कुछ बता चुका हूं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, दोनों तरह की एल्केन्स हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। ध्यान रख लेना,
एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस मेथड से भी हम लोग CH4 की फॉर्मेशन या प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपको पता है, देख लो कैसे होगा। हमें दो एल्किल हैलाइड चाहिए, तो CH4 तो एक ही कार्बन का है ना, इसलिए ध्यान रखना इस रिएक्शन से भी हम लोग मेथेन की प्रिपरेशन नहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी में हम लोग दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, जिसे हम लोग 6 नंबर की रिएक्शन बोल रहे थे, उसे हम लोग कह रहे थे कोरे हाउस रिएक्शन। देखो अभी मैंने हुड्स रिएक्शन में एक बात बताई थी आपको, मैंने उसमें कहा था कि इस रिएक्शन से हम लोग केवल, हुड्स रिएक्शन में मैंने बताया था कि इस रिएक्शन से केवल हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं। उसी समय मैंने कहा था कि फिर अनसिमेट्रिकल एल्केन किससे बनाएंगे। तो आपको अगर कोई ये पूछ ले कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको करके आना है कोरे हाउस रिएक्शंस। कौन सा करके आओगे, कोरे हाउस रिएक्शन, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी मैंने आपको बता दिया, इसमें हम लोग यूज करते हैं गिलमान रिएजेंट। अब देखो गिलमान रिएजेंट बनता कैसे है, ध्यान से समझ लेना भाई। RX की रिएक्शन सबसे पहले लिथियम से करवाई जाती है ड्राई ईथर में। तो ड्राई ईथर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो ड्राई ईथर लिया जाता है। एक्चुअल में अगर दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे जो प्रोटॉन दे सकता है, तो वहां पे फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हमेशा ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। तो यहां से तो पहले तो आपका बनेगा एल्किल लिथियम या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। और अब इस ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं मतलब कॉपर क्लोराइड से, ध्यान रख लेना। एक तरह से बोले तो क्यूप्रिक क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं। और क्यूप्रस क्लोराइड यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका जो मेटल्स है, तो आपका जस्ट 1 मिनट, जो आपके मेटल का एक्सचेंज होगा, और मेटल का एक्सचेंज होकर के आपके पास बनता है गिलमान रिएजेंट। और इस रिएक्शन को बोलते हैं मेटल एक्सचेंज रिएक्शन या ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन, ध्यान रख लेना भाई, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। अब आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको वैसे तो बायो इनऑर्गेनिक में भी बताया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी बताया था कि ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन क्या होती है। जब मेटल्स का आपस में एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। देखो एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे लिथियम है, तो देखो ये सॉफ्ट है और आपका कॉपर भी सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जुड़ता है। ये आपका हार्ड है, इसलिए ये आसानी से इससे अलग हो जाता है, और ये जुड़ता है हेलोजन से, क्योंकि हेलोजन भी हार्ड होता है। इसलिए ध्यान रखना ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन क्यों हुई है, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। और अब आपका गिलमान रिएजेंट बन गया, तो गिलमान रिएजेंट का फ्यूचर तो आपको पता ही है, यहाँ से क्या निकल के आएगा R-, और R- निकल के आएगा, तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड से। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और ये आपकी हायर एल्केन्स, बस इतना सा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो ये जो कोरे हाउस रिएक्शन है, उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अगर हमारे पास 4-5 सबस्टेट हो और हम लोग बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन की, तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैं बता देता हूं कि आपकी जो एल्किल हैलाइड होगी उसमें जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी, कोरे हाउस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। मान लो एक तो आपका ये वाला एल्किल हैलाइड है और एक आपका ये वाला एल्किल हैलाइड है, तो ध्यान रखना इसमें जो कोरे हाउस रिएक्शन होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तो ये ध्यान रख लेना, जो कोरे हाउस रिएक्शन है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड के स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगी, कि अगर आपकी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो कोरे हाउस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर है? चलो इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में क्या है देखो मैं फटाफट बता देता हूं आप लोगों को। मान लो आपके पास है CH3Cl और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी सबसे पहले लिथियम से,
तो आपके पास सबसे पहले तो बन जाएगा CH3Li। फिर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी क्यूप्रस क्लोराइड से, तो आपके पास बन जाएगा CH3 2Cu Li। और यहां से सबको पता है क्या निकल के आएगा, ये वाला। और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं मान लो RX के साथ, ये एल्किल हैलाइड। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये यहां से अटैक करेगा ये बाहर, तो आपका ये वाला एल्केन बन जाएगा। अब देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो आपको यहाँ पे दे दिया CH3Cl, और यहाँ पे आपको पहली कंडीशन में दे दिया लिथियम, दूसरी कंडीशन में दे दिया CuCl, और तीसरी कंडीशन में मान लो आपको दे दिया ये वाला एल्किल हैलाइड। अब आप समझ जाओगे। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, चेक कर लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। ये बना कैसे है देखो, यहां से अगर सबसे पहले लिथियम की रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बनेगा CH3Li। जब इसकी रिएक्शन CuCl से होगी तो ये आपका बन जाएगा CH3 2Cu Li। और यहां से क्या निकल के आएगा, CH3-, और ये जो CH3- है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, और ये Cl बाहर, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही देखो सेम कंडीशंस में एक एग्जांपल और है। अगर आपको मान लो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में वही आपका लिथियम है, दूसरी कंडीशन में वही CuCl है, और तीसरी कंडीशन में आपका C2H5Cl है। अब बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, इस क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ देंगे, C2H5। चेक कर लो भाई आप लोग। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये भले ही नेम रिएक्शंस 12th लेवल की हो, लेकिन काम बहुत आएंगी आपके। आप मान के चलना कि आप पूरी ऑर्गेनिक को एक बार रिवाइव कर लोगे सारी की सारी, अगर आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी कोरे हाउस रिएक्शन हो गई है। यहां तक चेक कर लो एक बार आप लोग। एक बार चेक कर लो आप लोग, कोई भी इश्यू तो पूछ लेना आप लोग। 6 नेम रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं देखो अब तक। चलो आगे चलते हैं, बीच में कुछ। चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो है हमारी 7 नंबर पे मैंने लिख के दिया था आपको, मैं सीधा लिख देता हूं, साबात्य साबात्य सेंडर से रिएक्शन। देखो कुछ भी नहीं है ये रिएक्शन, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको इस रिएक्शन में। सिंपल रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई एल्केन है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, या फिर आपके पास कोई एल्काइन है, और अगर इसका रिडक्शन हम लोग निकिल से करवाते हैं, जस्ट 1 मिनट, हम लोग इसका रिडक्शन, इन दोनों का रिडक्शन हम लोग निकिल्स, नॉर्मल निकिल, राने निकिल नहीं, ध्यान रखना ये चीज भी ध्यान रख लेना। ऑर्डिनरी निकिल है ये, राने निकिल नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो मान लो आपका कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम लोग उसका रिडक्शन निकिल की प्रेजेंस में 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हैं, तो आपका क्या बनेगा, एल्केन बनता है। और इसी रिएक्शन को साबात्य सेंडर से रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना बहुत सारी बुक्स में आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि निकिल की जगह पैलेडियम और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं।
तो आप एक बार एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो वो देख लेना वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर तीनों मेटल दे करके ऑल ऑफ द अबव कर रहा है तो वो आंसर कर देना। तीनों में से एक पूछना चाह रहा है तो फिर आप लोग निकिल करके आना, और वो भी ऑर्डिनरी निकिल। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपको सबको पता है कि जो हमारे इडिबल इडिबल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे इडिबल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, इनसे हम लोग जो है वनस्पति घी बनाते हैं। कौन सा घी बनाते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो इडिजिबल इडिबल इडिबल वेजिटेबल ऑयल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है वो इसी साबात्य सेंडर से रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप आंख बंद करके करिए ना कि अगर इडिबल जो खाने हो, इडिबल वेजिटेबल ऑयल में खाद्य तेल, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खाद्य तेल। तो खाद्य तेल से जो वनस्पति घी बनाते हैं हम लोग, उसके लिए साबात्य सेंडर से रिएक्शन ही यूज की जाती है। अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग, ठीक है भाई? तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये नाम अपने माइंड में फीड करके रखना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं एक एक नाम आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ने क्या क्या बताया था, कहां पे क्या क्या बताया है। ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेम रिएक्शन पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी रेम रिएक्शन है नंबर 7 पे 8 पे, वो है हमारी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो पूरी नेम रिएक्शंस को हम लोग बहुत इजी गोइंग पढ़ेंगे। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब देखो, पहले तो सोडा लाइम का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, NaOH प्लस CaO। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो पूछा जाता है। वो रेशियो होता है 3:1 रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल इस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सोडा लाइम है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो कितना होता है। तो ध्यान रख लेना 3:1 रेशियो, अच्छी तरह से समझ लेना। और क्या एलिमिनेट होती है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब? CO2 एलिमिनेट होगी, प्रोडक्ट आपका एल्केन बनेगा। ये सिंबल एल्केन को रिप्रेजेंट करता है, एल्केन बनेगा, लेकिन इस एल्केन में 1 लेस कार्बन होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ध्यान रखना, प्रोडक्ट एल्केन बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एल्केन होगा उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होगा। तो क्या होता है देखो, मान लो आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोग बेस ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? और अगर इस सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से करवाएंगे, ये समझना आप लोग, तो यहां से क्या निकलेगा? -CO2, और आपका बन जाएगा एल्केन। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। क्लियर है? अब देखो इस सोडा लाइम जो डीकार्बोक्सिलेशन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट हैज, पहले ही बता चुका हूं, प्रोडक्ट हैज 1 लेस कार्बन देन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट होता है उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सोडा लाइम हम लोग यूज करते हैं जिसमें सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, उनका रेशियो 3:1 होता है। एक एक लाइन आप लोग नोट कर लो। देखो CO2 एलिमिनेट होती है, कोई डाउट नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कार्ब एनायन बनेगा, कैसे बनेगा अभी वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जस्ट आप लोग एक बार समझ लो बस, ठीक है? और भी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है? इंटरमीडिएट के, और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कार्बन आयन। अच्छी तरह से समझ।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखो, मैकेनिज्म में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको सिंपल मैकेनिज्म ध्यान रखनी है। मान लो आपके पास ये था एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट था, तो क्या होगा देखो, ये नेगेटिव और नेगेटिव होगा, तो देखो ये नेगेटिव यहाँ पे, ये इधर। अब ये इधर आया तो देखो क्या बना आपका, ये तो आपका CO2 निकल गया और ये आपका CH3 माइनस, और इस CH3 माइनस को हम लोग एक H2O से एक H प्लस देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एल्केन। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये H2O कहाँ से आया, तो देखो मैंने अभी शुरू में बताया था कि आपका जो एसिड है वो रिएक्शन करता है पहले बेस से, तो यहां से आपका पहले H2O निकलता है, और यही H2O, अब देखो ध्यान से समझ लो, और ये H2O निकल गया और यही H2O इसको फिर एक H प्लस देता है। चेक कर लो भाई, देखो भले ही बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, वो आइडिया आपको होना चाहिए। तो क्लियर है, मैकेनिज्म कार्बन आयन के थ्रू होती है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, मान लो ये ऑर्डर दे रखा है आपको, एक एसिड ये वाला है आपका, एक एसिड आपका ये वाला है मान लो, और एक जो एसिड है आपका वो ये वाला है, और फिर आपसे पूछता है कि इन तीनों में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब ये CO2 जाएगा, अब अच्छी तरह से समझना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये वाला CO2 जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये वाला CO2 जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव। देखो ये 3 डिग्री कार्बन आयन है कि जो कि सबसे कम स्टेबल है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी सबसे फास्ट होगा। क्लियर है? क्या नहीं दिख रहा भाई सीमा, मतलब ये पेन चेंज करना है या फिर क्या इशू है, ये देख लो एक बार। अगर मुझे पेन चेंज करना है तो मैं बता दूंगा, बाकी रिकॉर्डेड में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको। देखो ये कई बार नेटवर्क का इश्यू भी होता है आपके। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आपको दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे दिया जाए, मान लो CH3 CH2 COOH, और दूसरा आपको दे दिया CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, और एक आपको दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आपको COOH। तो देखो अब इनके अगर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछता है तो क्या करना है, देखो ये CO2 जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, ये CO2 जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये CO2 जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव। अब आप लोग ध्यान रखना, ये वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने खूब बताया GOC में ये सारी चीजें, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इनका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ये वाला ऑर्डर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन में क्या है देखो, अगर आपको कुछ 4 कंपाउंड दे दिए इस तरह के, मान लो ये CH2COOH है आपका, ठीक है, और जस्ट 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया आपका, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे आपका OMe है, और यहाँ पे आपका जो है वो C है। अब हमें इनमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बताना है, तो देखो ये जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये एक तरह से बेंजाइल एनायन बन जाएगा। अब देखो इस बेंजाइल एनायन पर इसके 2 इफेक्ट होंगे, प्लस H और प्लस I, इसके 2 इफेक्ट होंगे, माइनस R और माइनस I, इसके 2 इफेक्ट होंगे, प्लस R और माइनस I, और इसका एक इफेक्ट होगा माइनस I। अब आपको पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को -R इंक्रीज करता है, तो ये वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर A B C और D माने, तो B में
रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा, फिर डी में, और डी के बाद में देखो इसमें प्लस आर है, प्लस आर सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा कार्बन आयन को। ठीक है, तो फिर इसके बाद कौन आएगा, ए, और इसके बाद आ जाएगा सी। ये रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी, चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। इसकी रेट होगी ये रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन चारों कंपाउंड्स में, जो ए बी सी और डी मैंने लिख के दिया है। चेक करो एक बार यहां तक सब लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये आपकी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। देखो एक क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन ठीक लगा मेरे को, इसलिए मैंने लिख लिया। देखो वो क्वेश्चन क्या था कि एक्चुअल में उन्होंने 4 कंपाउंड दिए थे। एक कंपाउंड तो ये वाला दे रखा था, एक जो कंपाउंड था जो दे रखा था इन्होंने वो ये वाला था, एक जो कंपाउंड दे रखा था उन्होंने वो ये वाला दे रखा था। ये 4 कंपाउंड दे रखे थे उन्होंने इस तरह से, और फिर उन्होंने पूछा था कि 1 2 3 और 4, फिर उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन से कंपाउंड से टोलुइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, यहां से CO2 जाएगा तो भी टोलुइन, यहां से CO2 जाएगा तो भी टोलुइन, यहां से CO2 जाएगा तो भी टोलुइन, और यहां से CO2 जाएगा तो भी टोलुइन। तो ध्यान रखना, इन चारों कंपाउंड्स का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम टोलुइन। चेक कर लो भाई अच्छी तरह से, वो प्रोडक्ट क्या, बिल्कुल सेम, और उस प्रोडक्ट का नेम क्या, टोलुइन। चेक करो एक बार आप लोग अच्छी तरह से। तो ये आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट। 8 नेम रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये वो नेम रिएक्शंस हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, आपको सबको पता है इन सारी नेम रिएक्शंस के बारे में, कहीं कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करते हैं, और जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 9 नंबर पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ध्यान से समझना भैया बाप। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करवाते हैं, वही देखो, हम लोग 2 मोल लेते हैं किसी भी एसिड के सोडियम साल्ट के, ये पोटेशियम साल्ट भी हो सकता है, सोडियम साल्ट भी होता है, ज्यादातर बुक में आपको पोटेशियम साल्ट ही मिलेगा, और इसके 2 मोल लेते हैं और हम लोग इसका करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये ले लिया, इसको छोड़ी, इसको हम लोग वाटर में लेंगे, और वाटर में लेकर के इसका करवाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन करवाएंगे। और जब विद्युत अपघटन करवाएंगे तो आपके पास एक तो बनेगी एल्कीन, 2 मोल निकलेंगे CO2, 2 मोल निकलेंगे NaOH, और 1 मोल निकलेगा आपका H2। अब देखो अच्छी तरह से समझ लेना भाई, ये दोनों प्रोडक्ट तो मिलेंगे एनोड पर, ये समझने की बात है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो सीधी सी बात है एनोड और कैथोड का गेम चलेगा। तो ये दोनों तो एनोड पर मिलेंगे, और ये दोनों जो मिलेंगे हमें वो कैथोड पर मिलेंगे। ये मैं समझा दूंगा अभी कैसे बनेंगे, लेकिन आप याद रखना ये 2 चीजें, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा एनोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैथोड। ठीक है, अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, फिर मैं बताऊंगा आपको किस पे क्या मिला, कैसे मिला, वो बात की बात है, लेकिन मैकेनिज्म से समझ में आएगा वो। अब देखो आपने क्या करना था, ये आपका सोडियम सॉल्ट है, बिल्कुल सही है, और ये सोडियम साल्ट है, तो देखो ये तो मान लो सोडियम तो अलग हो गया, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो आपका एक तरह से एसीटेट एनायन था वो एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाए, और ये एसीटेट फ्री रेडिकल बना। अब इसके 2 पार्ट हम लोग कर देते हैं, 2 पार्ट का मतलब ये है कि एक तरफ एनोड लिखेंगे, एक तरफ कैथोड लिखेंगे।
तो देखो एनोड पर क्या होगा, अब अच्छी तरह से समझ। एनोड पर क्या होता है भाई, आप सबको पता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो ध्यान से समझना, ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में फ्री रेडिकल वाली बनने वाली वही ऑक्सीडेशन है। मींस मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैं बस के लिए समझाने के लिए लिखा था कि ये आपका जो एसीटेट आयन था, इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीडेशन होता है। अच्छी तरह से समझ लो भाई, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीडेशन है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है भाई। अब ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन गया आपका एसीटेट फ्री रेडिकल, और एसीटेट फ्री रेडिकल बनने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, मीन्स आर फ्री रेडिकल बन गया, और साथ में निकल गई CO2। चेक कर लो, CO2 आ गई है। अब ये आर फ्री रेडिकल का डाइमराइजेशन हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा एल्केन। अब आप चेक कर लो, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनोड पर बना है। अब कैथोड पर क्या होगा, अब आपके पास कैथोड पर दो आयन बचते हैं, एक तो आपका बच गया H+ और एक आपका Na+। अब इन दोनों में होगा कंपटीशन, इनमें से जो इस एसीटेट आयन इलेक्ट्रॉन दिया उसको कौन लेगा, हाइड्रो H+ लेगा कि सोडियम। अब लेगा वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब आपको सबको पता है कि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान से समझना। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, H+ ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया था, और ये बना देगा आपका हाफ H2। तो देखो कैथोड पर H2 मिल गई है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीजें हमने कि यहाँ पे सोडियम बचा हुआ है, वाटर है ही सॉल्वेंट, तो यहाँ पे NaOH और बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। और ये NaOH बेसिकली कैथोड पर बनता है, अगर कोई पूछे तो ध्यान रख लेना भाई, कैथोड का पीएच एनोड के पीएच से ज्यादा होगा। ठीक है, अब वही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरी रिएक्शन के बारे में जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस ध्यान रख लेना, इस मेथड से भी हम लोग CH का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। एक एक लाइन आप लोग समझ लो, देखो क्लियर कट बताया है मैंने हर चीज के बारे में। क्या नहीं बना सकते, CH4 नहीं बना सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन बनने के बाद जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन होने के बाद अगर जो सॉल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। क्यों भाई, क्योंकि क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, बेस बन रहा है, और बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। बस केवल समझने की चीजें है, रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल चीजों को समझना है। तो ध्यान रखना, जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें जो रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। कितने से ज्यादा होगा वो आपका, अच्छी तरह से चेक कर लो, कितने से ज्यादा होगा वो, 7 से ज्यादा होगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान रख लेना। एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, CH4 को नहीं बना सकते, और जो सॉल्यूशन होगा रिएक्शन होने के बाद उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स में क्या है अच्छी तरह से समझ लो। एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो, और एग्जाम्पल्स में देखो जो भी एग्जाम्पल है मैं बता देता हूँ वन बाय वन करके। पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लो 2 मोल है आपके पास पोटेशियम एसिडेट, और इसका हम लोग करवा देंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब आप समझ गए होंगे, CH3 क्लियर है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का पोटेशियम एसिटेट है, मान लो पोटेशियम सक्सिनिक एसिटेट है, तो ध्यान रखना नाम वाम सब पता होना चाहिए। सक्सिनिक एसिड कौन सा होता है, 4 कार्बन का। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ से यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, देखो एल्कीन बनेगा। अच्छी तरह से समझ लो। और अगर आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरह का है, अच्छी तरह से समझ लो भाई, आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरह का है मान लो, और इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आप समझ जाओगे एसिटिलीन बनेगा भाई। अच्छी तरह से समझ लेना, ये यहाँ से जाएगा तो फ्री रेडिकल, यहाँ से जाएगा तो फ्री रेडिकल, तीनों रिएक्शंस ध्यान रख लेना। और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, देखो ध्यान रख लेना। अगर आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पे COO है और यहाँ पे COO है, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ध्यान रखना आपको डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट बनाना है, वही प्रोडक्ट बनाना है जो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में बताया था। जस्ट 1 मिनट। सेम प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान रखना। वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा ये ध्यान रख लेना, डबल बॉन्ड वाला, वो मैंने बता दिया था आपको, वहां पे एंगल स्ट्रेन होगी, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब आपको इस रिएक्शन का ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना। ठीक है, देखो वो के वही सेम रिएक्शन है सारी की सारी, बस आप ये जोड़ लेना, वहां पे जो हम लोग हेलोजन जोड़ रहे थे वहां पे आप लोग इस तरह का एसीटेट जोड़ लेना, वही कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो का वो सेम टू सेम ये वाला प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनाना है आपको। देखो एक जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो की वो सारी रिएक्शंस आप लोग यूज कर लेना भाई। अब उन सारी रिएक्शंस को बताना मेरे को लगता नहीं कोई फायदे की चीज होगी। वही कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का। देखो इसी प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ये प्रोडक्ट एक ही है, ये वाला और ये वाला सेम प्रोडक्ट है। कैसे लिख कर देता है एग्जामिनर उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस वाले का प्रोडक्ट आप लोग बना लेना, उसके अकॉर्डिंग डाइमराइजेशन प्रोडक्ट बनाना है। इस वाले का प्रोडक्ट भी आप लोग बना लेना वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ध्यान रख लेना। ये वाला मैंने अच्छी तरह से बता दिया था आप लोगों को, इन दोनों का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट आप लोग बना लें। ठीक है, तो ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं बर्च रिडक्शन की। अब देखो बर्च रिडक्शन मैंने सारा का सारा करवा रखा है, बर्च रिडक्शन मैंने आपको करवा रखा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप अच्छी तरह से चेक कर लेना। बाकी मैं फिर भी बता देता हूं, एक्चुअल में पूरे बर्च रिडक्शन में सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बर्च रिडक्शन की। और सोडियम की जगह लिथियम भी यूज कर सकते हैं हम, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। अब देखो इस बर्च रिडक्शन का दो जगह स्पेसिफिक यूज है। एक तो हम लोग करवाते हैं इससे एल्काइन का रिडक्शन, और एल्काइन में भी ध्यान रखना केवल जो मतलब नॉन टर्मिनल एल्काइन है, आपकी कौन सी एल्कीन होनी चाहिए, नॉन टर्मिनल। और जब हम लोग इसका रिडक्शन करवाते हैं, देखो मैकेनिज्म वगैरह मैंने सब कुछ बता रखी है, आपको केवल बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूं। तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना ट्रांस एल्कीन बनती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि इसी के साथ मैंने बताया था कि अगर लिंडलार रिएजेंट यूज करेंगे तो सिस एल्कीन बने। ठीक है, अगर आपकी एल्कीन टर्मिनल है तब क्या होगा भाई, तो टर्मिनल है तो वहां पे फिर आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वहां पे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस रिएक्शन होकर के आपका कार्ब एनाइन बनेगा। ये H एसिडिक होता है, ये बेस का काम करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहाँ पे माइनस। और अब ये न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल तो ये किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे करके हायर या फिर नॉन टर्मिनल एल्काइन बना। ठीक है, तो ये एक तो पहला हम लोग जो बर्च रिडक्शन का यूज पढ़ते हैं वो नॉन टर्मिनल एल्काइन के रिडक्शन में पढ़ते हैं, और ये हमेशा सिस एल्कीन देता है, सॉरी
ट्रांस एल्कीन देता है। कौन सा एल्कीन देता है? ट्रांस एल्कीन देता है। समझ लो भाई अच्छी तरह से आप। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो बर्च रिडक्शन का यूज है, उसमें हम लोग एरोमेटिक रिंग का, या हम लोग ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन करवा करके, तो दूसरा यूज है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती हैं उसका रिडक्शन करवा करके, ध्यान रखना, डाईईन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं डाईईन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में बर्च रिडक्शन जो है वो 1,4 एडिशन होता है। और किसका एडिशन? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। कैसे होता है? देखो मान लो ये आपका बेंजीन है, और इसका अगर हम लोग बर्च रिडक्शन करवाएंगे, मान लो लिथियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, अच्छी तरह से समझ लो, और एक प्रोटॉन डोनर और यूज करते हैं फिर हम लोग यहाँ, ये प्रोटॉन देने का काम करता है। मैंने सारा समझा रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। 1,4 एडिशन हो करके 1,3 ब्यूटाडाईन बन जाता है, साइक्लिक ब्यूटाडाईन। देखो ये तो सिंपल बेंजीन है, लेकिन अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कौन सी बेंजीन है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में दो चीजें हो सकती हैं आपके पास, कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। तो मान लो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर हम लोग इसका बर्च रिडक्शन करवाएंगे, ध्यान से समझना भैया आप लोग, तो इसमें जो प्रोटोनेशन होगा या जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, इसमें जो प्रोटोनेशन होगा, अच्छी तरह से लिख लेना भाई, प्रोटोनेशन एट कार्बन बियरिंग, ध्यान रखना, बियरिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मींस इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन जुड़ेगा वो उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब क्या होगा कि इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, तो दो डबल बॉन्ड यहाँ रह जाएंगे, ये H और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये H और ये, इस तरह का प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और उसका हम लोग बर्च रिडक्शन करवाते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन एट कार्बन, अब ध्यान रखना, प्रोटोनेशन एट कार्बन which is ortho to इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, तो अब आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। ये ध्यान रख लेना, ये H, ये H, ये H, ये H, और यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन वेट, ये ध्यान, बस इतना ही बता रहा हूँ, बाकी मैंने सारा बता रखा है आपको। बर्च रिडक्शन में आपको कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे बर्च रिडक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, और उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को, जो भी आपका 10-11 नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुचेरोव रिएक्शन। देखो पहले तो समझो कि कुचेरोव रिएक्शन होती क्या है, तो ध्यान रखना, एल्काइन पर, इस पर एल्काइन पर एडिशन ऑफ H2O, या फिर हम लोग कह सकते हैं, एक बार पूरा लिख दूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O टू एल्काइन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये ध्यान, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है आप लोगों को पता ही अच्छी तरह से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, सही है बिल्कुल, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, या हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे H2O का एडिशन करवाएंगे, ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट और एसिडिक मीडियम, ये ध्यान। मतलब एक्चुअल में ये कंडीशन आपको मिल सकती है, ऐसे लिखा हुआ दिया जा सकता है H+, ये कुचेरोव रिएक्शन की कंडीशन है, चेक कर लेना भाई,
फिर आप एग्जाम में से आकर के पूछोगे कि सर ये कौन सी रिएक्शन थी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सपोज ये आपके पास एल्काइन है और इस पे हम लोग H2 का एडिशन करवाएंगे, ठीक है, और वही किसकी प्रेजेंस में, H2 प्लस H प्लस। अब देखो ये H प्लस और OH, ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएंगे तो इस पे नेगेटिव, तो इस पे H प्लस जुड़ जाएगा। अब ध्यान से समझ लो, ये CH2 इस पे पॉजिटिव और इस पे अब OH जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया आपका, इस तरह का बन गया ये OH और ये डबल बॉन्ड, ये इनोल है, ये इनोल जो है अब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपका ये वाला कीटोन। अब देखो कहानी समझ में आ गई अच्छी तरह से, मैकेनिज्म का मतलब नहीं है, मैकेनिज्म मैंने करवा रखी है ऑलरेडी, इसकी ध्यान रख लें। और यहाँ पे अगर आपके, अब देखो ध्यान रखना, अगर आपका जो एल्कीन है वो अगर वो एसिटिलीन है तो ध्यान रखना कुचेरोव रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटैल्डिहाइड बनेगा। चेक कर लेना भैया आप सारी चीजों को, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो आप लोग बस उसी चीज को लेके चलोगे कि नहीं भाई सर ने बता दिया ऐसा ही होगा, नहीं। आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखना कि सर ने जो बताया है वो हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रख लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं, इवन मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो ये एग्जाम्पल हो गए, और भी एक दो एग्जाम्पल हैं जो मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। मान लो आपके पास ये वाला रिएक्टेंट है और इसमें हम लोग कुछ रो रिएक्शन करवाएंगे, तो आप लोग इसका प्रोडक्ट बना लेना, क्या प्रोडक्ट बनता है। अब आप पे छोड़ रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप, ठीक है। एक रिएक्शन और लिख लो, फिर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का दिया हुआ मिलता है, 8 मेंबर रिंग है भाई, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इस पे हम लोग H2 का एडिशन करवाते हैं मर्क्यूरिक और H प्लस आयन की प्रेजेंस में। तो इसका प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लेना भाई आप लोग अच्छी तरह से। देखो ये सारी रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एक तरह से पूरा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी 60-70 नेम रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी मैं डिस्कस कर लूंगा, देखो आप लोगों के साथ, ठीक है। आगे चले, कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी कुचेरोव रिएक्शन हो गई है, और कुचेरोव रिएक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं, देखो दो रिएक्शन और बची है आपकी, ओजोनोलाइसिस की बात कर लेते हैं। ये शायद लास्ट रिएक्शन होगी। वो तो आपको पता है, कुचेरोव रिएक्शन की बात, सॉरी कुचेरोव हो गया, ओजोनोलाइसिस की बात कर लेते हैं। देखो ओजोनोलाइसिस आपको सबको पता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ वैसा आप लोगों को। तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है कि हम लोग एल्किन की जब ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके प्रोडक्ट बनते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस में एक्चुअल में डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ लो। देखो अगर आपके पास मान लो ये कोई एल्केन है, ये H है आपका, ये R है और ये H, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ओजोन से, और ओजोन की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, 1,3 साइक्लो एडिशन, और 1,3 साइक्लो एडिशन होकर के ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये R, ये H, अब ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइट। अच्छी तरह से नाम याद रखना ना, बहुत बार नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, मोलोजोनाइड, ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्या बनता है, मोलोजोनाइड। अब इस मोलोजोनाइड का डिग्रेडेशन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कुछ
बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो, इसका जो लोन पेयर है, इसका एक जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। अब आप समझना, देखो क्या बना आपका, मैं लिख रहा हूँ अच्छी तरह से। ये आर है, ये एच है, ये डबल बॉन्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। और जो दूसरा पार्ट है आपका, वो दूसरा पार्ट कुछ इस तरह निकल गया। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो, इन दोनों पार्ट्स का वापस में एडिशन होगा, और वापस एडिशन होगा तो देखो क्या बनेगा, किस तरह से, अच्छी तरह समझ लेना। मैं थोड़ा सा इसको तरीके से लिख देता हूँ बस। वापस एडिशन होगा तो देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये CO है आपका, ये H है, ये आपका R, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ है आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज, और इस पे आपका था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो आपका पार्ट है वो कुछ इस तरह से लिख देता हूं मैं उसको। ये R है, ये H है। देखो अब ये H, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव मान लो, या फिर ये इलेक्ट्रॉन सीधे के सीधे यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ, और ये यहाँ पे। तो देखो अब आप चेक कर लो क्या बन गया आपका, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपके पास। ये R, ये H, ये R, ये H, ठीक है। ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ। अब अच्छी तरह, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छी तरह से समझ लो। तो यहां तक तो आपका एक कॉमन रिएक्शन है, हमने बना लिया है ओजोनाइड, एल्कीन और ओजोन की रिएक्शन से। क्या बना लिया हमने, ओजोनोइड बना लिया है। अब इस ओजोनोइड का डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, सॉरी ये बीच वाला बॉन्ड नहीं होगा, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया था, सॉरी एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ। ये वो बीच का बॉन्ड गलत बन गया है, मैं दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि बीच वाला बॉन्ड तो देखो ब्रेक हो गया ना यहाँ से, तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये H, ये ऑक्सीजन, ये R, ये H, ये ऑक्सीजन, और ये वाला से। अब इस पे चलती है सीजर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चलेगी इस पे, सीजर रिएक्शन। और सीजर रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो आप, सीजर रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, एक यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये। अब देखो ये सीजर रिएक्शन भी दो तरह की होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये आपने ओजोनाइड बना लिया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसका नाम। इसको हम लोग बोल रहे हैं ओजोनाइड। वो क्या था, मोलोजोनाइड। ऊपर वाला क्या था, मोलोजोनाइड, और ये क्या है आपका, ओजोनाइड। आगे चलो, आगे चलते हैं। ओजोनाइड, ओजोनाइड एक बार क्लियर ध्यान रखना, ओजोनोनाइड नहीं, ओजोनाइड। नाम वाम का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ओजोनाइड। अब देखो इसका डिग्रेडेशन दो तरह का हो सकता है। देखो एक तो होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और एक होता है रिडक्टिव क्लीवेज। देखो रिडक्टिव क्लीवेज तो या तो जिंक की प्रेजेंस में होगा, या डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में होगा, और ये जो होगा वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, अगर ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, देखो एक तो ये वाला पार्ट गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। 2 मोल आपके एल्डिहाइड बन जाएंगे, और साथ में आपका निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब इधर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड बनेगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों एल्डिहाइड बने, तो दोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के आपका क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। आप अच्छी तरह से समझ लो इन सब चीजों। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को, इस क्लीवेज को प्लस ओजोनोलाइसिस, दोनों चीजों को मिला करके एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, जस्ट 1 मिनट।
इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, देखो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बस कुछ नहीं है, जो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं उनमें से एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखो। और पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो कुछ ये वाला एग्जाम्पल, ये H, ये CH3, और इसका ओजोनोलाइसिस हम लोग करवा रहे हैं O3 और H2O2 की प्रेजेंस में, मींस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो एक तो आपका CO बन जाएगा और साथ में आपका बन जाएगा ये वाला एल्डिहाइड। अब ये वाला एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं, इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट देख तो ये वाला और एक आपका एसिटिक एसिड, ये दो प्रोडक्ट। बस इतना सा ध्यान, ठीक है। मान लो आपके पास ये वाला सबस्ट्रेट है और इसका हमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला होगा तो देखो एक तो आपका बन जाएगा ये वाला कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और साथ में बनेगा आपका ये एल्डिहाइड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के HCOO, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनेगा CO2। तो इस रिएक्शन के जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, ध्यान रखना, ब्यूटेनोन और CO। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अगर बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में, ZnH2O की प्रेजेंस में, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो देखो दो दो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप चेक करना, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, आपके पास बनेगा इस तरह के 3 मॉलिक्यूल, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइओक्सेल। अच्छी तरह से समझ लो, क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सेल। अच्छी तरह से समझ लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको रट्टा उट्टा कुछ मारने की जरूरत नहीं है, आप तो नाम याद रखना, ग्लाइओक्सोल के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। और इसके बाद एक एग्जांपल और है जो मैंने आपको नेचुरल प्रोडक्ट में भी बताया था, आप लोग फिर भी इसको सोल्व कर लेना। ये लो, इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, तो आप प्रोडक्ट आप लोग बना लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और एक लास्ट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, जो आपको मैंने खूब अच्छी तरह से करवा रखा है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रख लेना जो मैंने वहां नहीं बताई थी, ये रिएक्शंस देखो, एक चीज तो आपको पता है, ये रिएक्शंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इंटरमीडिएट आपको पता ही है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, विलैंड इंटरमीडिएट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, उस रिएक्शन से हम लोग जो है ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, ध्यान रख लेना भैया अच्छी। ये वाला प्रोडक्ट फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनकर प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा आपके पास, ये वाला कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और आपको पता है ये कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, इसमें तो फटाफट रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होकर के आपका ये वाला कार्बोकैटायन बन, सॉरी, रीअरेंजमेंट होकर के, जस्ट 1 मिनट, ये वाला कार्बोकैटायन बन जाए। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी रिएक्शन देखो, अगर आपको मैकेनिज्म पे जाना है और भी कुछ जानना है तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में करवा रखा है सारा का सारा पार्ट, ठीक है। तो आज जो हमारा आज का टारगेट था,
जो हमने हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स। अगर मेरे को दिन में टाइम मिला तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा हेलो एल्केन्स का, और फिर नाइट में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनोल और थायो ईथर की नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।